Hello everyone, this is my lecture number 9th for the class 10+2 physics और आज हम न्यूमेरिकल पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड हम कर चुके हैं उसके ऊपर कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी नोटबुक आप निकालें और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको साथ साथ नोट करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपका सेकंड पार्ट चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले सेशन में मैं दो न्यूमेरिकल्स को आपके पास लेके आया हूँ। देखिए क्या है वो दो न्यूमेरिकल्स। 2 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6a। ओके, देखें इधर, नोट करें साथ साथ। दो चार्जेस हैं आपके पास, प्लस Q और प्लस 4Q। ओके, दीज आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6a। ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं? 6a पे रखे गए हैं। ऑब्जेक्ट, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, पोजीशन निकालनी है आपको। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। उस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, उस पॉइंट का लोकस निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है, और वो पॉइंट इसी लाइन के क्रॉसपोंडिंग लाई करता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट कौन सा है? B, और ये वो पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो इस P पॉइंट तक की आपको पोजीशन निकालनी है, यानी कि x आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट P है इस प्लस Q चार्ज से क्या डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। तो ये x आपको निकालनी है। अगर ये 6a है और ये क्या है? x, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी बताइए आप? 6a माइनस x हो जाएगी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझें, आप दोबारा समझें क्वेश्चन को। क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 6 से। कहाँ पे रखे गए हैं वो? 6 से पे रखे गए हैं। ओके, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्लेन के अलोंग। फाइंड द लोकस, व्हाट इज लोकस? पोजीशन। Find the locus of the point on the line joining the two charges where the electric field is 0। उस पॉइंट की आपको पोजीशन निकालनी है इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लीजिए वो जो पॉइंट है वो ड्यू टू प्लस Q चार्ज x डिस्टेंस पर है, और यही x आपको निकालना है, यही लोकस आपको निकालना है। तो x डिस्टेंस पर है ये, अगर ये x होगा तो रिमेनिंग क्या होगी? 6 से माइनस x होगी। तो ये x हम कैसे निकालेंगे? देखिए इधर, अगर इस पॉइंट पे फील्ड 0 है, इसका मतलब फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज मान लो E1 है, एंड फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज मान लो क्या है? E2 है। तो वो दोनों फील्ड आपस में इस पॉइंट पर एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, और सिंगल चार्ज कहां पर है? A पर। फील्ड का निकालनी है P पर। तो ड्यू टू सिंगल चार्ज प्लस Q, जो फील्ड P पॉइंट पर है मान लो क्या है? E1। ड्यू टू सिंगल चार्ज प्लस 4Q, जो फील्ड आपकी P पॉइंट पर है मान लो फील्ड कौन सी है? E2 फील्ड है। और P पॉइंट पर सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। P पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड क्या है? 0। अगर P पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड 0 है तो इसका मतलब एट P दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो एट पॉइंट P, किस पॉइंट के ऊपर? P पॉइंट के ऊपर E1 किसके बराबर होगा? E2 के। E1 अगर E2 के बराबर होगा तभी नेट फील्ड उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? आपकी 0 होगी। तो वो पॉइंट आपको निकालना है, उस पॉइंट तक की आपको पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ पर सिस्टम अगर बैलेंस होता है तो इसका मतलब जितनी फील्ड इसके लेफ्ट में है उतनी फील्ड इसके राइट में है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है? इस पॉइंट तक की क्या निकालनी है? आपको लोकस या फिर पोजीशन निकालनी है। ओके, तो E1 इक्वल टू E2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? KQ/R²। Q यहाँ पर Q है, R यहाँ पर क्या है? X। तो KQ/X² इज इक्वल टू K।
सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर चार्ज कौन सा है, +4Q, तो K इंटू क्या आ जाएगा 4Q, और डिस्टेंस क्या है ये 6a माइनस एक्स, तो 6a माइनस एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बताइए आप, 1/x² इज इक्वल टू 4/6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, x निकालना है, तो दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। लीजिए स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/x इज इक्वल टू 2/6a माइनस एक्स। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जहाँ पर भी आप लिखना भूल जाते हो, जहाँ पर भी आपको थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, तो आप वीडियो को रिवर्स करें, रिवाइंड करें वीडियो को, करें क्रॉस मल्टीप्लाई। 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 6a इज इक्वल टू 3x, क्या निकालना है x, तो x क्या आ जाएगा 6a/3 यानी कि 2a। ओके, लेकिन ये 2a कहाँ से है, सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती होती है हमसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर गलती होती है, ये 2a है कहाँ से, ये 2a है फ्रॉम +Q चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, P पॉइंट पे, ठीक है, और P पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है x। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, x निकालना था, तो x ये कहाँ से लिया हमने, अगर हमने x यहाँ से लिया होता तो आंसर आता +4Q से, लेकिन हमने x यहाँ पे लिया है तो आंसर आएगा +Q से। तो लिखें कि x क्या आपके पास 2a जो भी है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, 2a, डिस्टेंस क्या है 6a है, तो आप सिर्फ 2a लिखोगे आप, x इज इक्वल टू 2a फ्रॉम, क्या लिखोगे फ्रॉम बताइए, +Q चार्ज, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखें आप कि डिस्टेंस हमने कहाँ से निकाली है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टोटल जो लेंथ थी कितनी थी 6a, ये कितनी आ गई है 2a, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 4a हो जाएगी। अगर आप आंसर निकालते +4Q से, कहाँ से निकालते आंसर, +4Q से, तो क्या आंसर आता 4a। आपने आंसर कहाँ से निकालना है, इस डायग्राम में आपने आंसर कहाँ से निकालना है, आपने आंसर निकाला है +Q चार्ज से P पॉइंट तक। तो +Q चार्ज से लेकर P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हमारे पास आई है, जो लोकस हमारे पास आया है, यही लोकस हमें निकालना था, तो वो कितना है आपके पास 2a फ्रॉम +Q चार्ज। ओके, सिंपली क्या किया आपने, दो फील्ड निकाली, E1 निकाल दी और E2 निकाल दी, कहाँ पर, P पर। E1 ड्यू टू +Q चार्ज, E2 ड्यू टू +4Q चार्ज, दोनों फील्ड्स को बराबर रखा, क्योंकि वहाँ पर नेट फील्ड क्या थी, 0 थी, सिस्टम किस में था, इक्विलिब्रियम में था, तो E1 इज इक्वल टू E2, तो दोनों फील्ड बराबर होंगी, तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x कितना आ जाएगा 2a फ्रॉम +Q चार्ज। ओके, नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल। आप अगला न्यूमेरिकल देखें, आप देखें इधर, सेकंड देखें इधर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ मोमेंट। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, जो जो पैरामीटर दे रखे हैं आप लिखते रहें, और इससे न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाएगा। कूलाम मीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान दें, C कैपिटल C कूलाम के लिए होता है, सेंटीमीटर नहीं है ये। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ओके, ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, एट ए पॉइंट डिस्टेंस 1 मीटर, डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द डाइपोल, व्हेन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, थीटा कितना है 60 डिग्री। ये देखिए आर्टिकल आप कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, थीटा कितना था बताइए 60 डिग्री का, फील्ड यहाँ पे निकालनी है आपको C पॉइंट पे, -Q चार्ज है +Q चार्ज है,
तो ये आपका जो टॉपिक था, ये हमने जो डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। कौन सा न्यूमेरिकल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी का न्यूमेरिकल है। थीटा क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगर रिजल्ट्स आपको पता है तो न्यूमेरिकल 1 मिनट का भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो क्या था आपके पास? P/4 नॉट आर स्क्वायर, नहीं सॉरी, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आर क्यूब, ये था आपके पास। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको इग्नोर करें। ये रिजल्ट था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रिजल्ट था आपके पास कि P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एक तो थी एक्सियल लाइन, एक क्या थी? इक्वेटोरियल लाइन, और एक थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच मेक सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एक्सिस। ठीक है, तो उस केस में, उस क्रॉसपोर्डिंग केस में हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या आया था? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर P की वैल्यू आपको पता है, गिवन है P की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K कितना होता है? 9 × 10⁻⁹, ये भी पता है आपको। R गिवन है, कितना है R? 1 मीटर। थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। व्हाट इज cos 60? 1/2। तो सारे पैरामीटर की वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो बेटा रिजल्ट्स आप जरूर ध्यान रखें, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको रिजल्ट याद हैं तो कई न्यूमेरिकल आप अपने आप सोल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो था लोकस का, पोजिशन का, और दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो 2-3 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल्स के साथ और आपके पास आएंगे। ठीक है, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। और 2 न्यूमेरिकल और मैं आपके पास लेके आया हूँ। वो दोनों न्यूमेरिकल्स आपके बेस्ड हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, और दूसरा हमारा डाइपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर हमें टॉर्क की बात करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3, 2 हम कर चुके हैं। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए, आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, बिल्कुल इजीली देख पा रहे हो। इसमें एक डाइपोल दिया हुआ है, माइनस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, और डाइपोल की सेपरेशन दे रखी है 5 मिलीमीटर। ओके, डाइपोल की सेपरेशन का मतलब 2a, तो 2a यहाँ पर क्या गिवन है? 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। ओके बेटा, तो 2a कितना है आपके पास? 5 मिलीमीटर। इट मीन्स 5 × 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालनी है और Q पे निकालनी है। ये Q पॉइंट है ये। तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q विच इज एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। और ये जो पॉइंट P है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि डाइपोल के मिड पॉइंट से ये पॉइंट, डाइपोल के मिड पॉइंट से ये पॉइंट, दोनों जो पॉइंट है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि जो R यहाँ पर गिवन है वो कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स 15 × 10⁻² मीटर। ओके, तो आपने ये टॉपिक किए होंगे तो ये कंफर्म हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो कंफर्म आपको हो गया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालनी है। तो P पे बताइए कौन सी लाइन होगी, एक्सियल या इक्वेटोरियल? एक्सियल। डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सियल लाइन। और P पॉइंट कहाँ पर है? एक्सियल लाइन पर। और एक्सियल लाइन का रिजल्ट बताइए आपको क्या होता है? एक्सियल लाइन का रिजल्ट क्या होता है बताइए? 2PR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² - A² का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ डायग्राम के अंदर तो 5 मिलीमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में जो 5 मिलीमीटर है वो क्या है? काफ़ी स्मॉल है। और इसका हाफ कर दें, ये तो 2a है, अगर a ले लेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा।
तो ये जो हम केस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर वो कौन सा केस होगा, व्हेन द डाइपोल इज शॉर्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल लाइन पर, लेकिन कब, व्हेन द डाइपोल इज शॉर्ट। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो बताइए मेरे को कि जब डाइपोल शॉर्ट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2p/4πε0r³ किसके ऊपर होती है, एक्सियल लाइन के ऊपर होती है। और अगर वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो व्हाट इज p, q इंटू 2a, और नीचे क्या है 4πε0r³। तो सारे पैरामीटर आपको पता है, 2 का पता है आपको, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम है, आइदर ऑफ द चार्ज है, नेगेटिव साइन आपको नहीं लेना है, तो Q कितना है 10 माइक्रोकूलम। व्हाट इज 2a, 5 मिलीमीटर। ओके, 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ और r कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 × 10⁻²। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन हम यहाँ से निकाल लेंगे। ओके, अब सेकंड केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है Q पॉइंट के ऊपर, और Q आप देख रहे हो कि जो आपका एक्सिस है डाइपोल का उसके परपेंडिकुलर है और डाइपोल के मिड पॉइंट से पास हो रही है। जो Q पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास हो रही है, डाइपोल के मिड पॉइंट से। इसका मतलब कौन सी लाइन है बताइए, इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन का केस अगर आपको करना है तो बताइए, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, क्या होती थी, p/4πε0r² + a² लेकिन यहाँ पर डाइपोल शॉर्ट है तो r की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और व्हाट इज p, q इंटू 2a/4πε0r³। तो ये वैल्यू पुट करके आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी P पॉइंट पर जो कि एक्सियल लाइन है, एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी Q पॉइंट पर जो कि इक्वेटोरियल लाइन है। और दोनों केसेस में आपने क्या स्टडी किया, जब डाइपोल शॉर्ट है। शॉर्ट कैसे है, क्योंकि जो 2a है जो 5 मिलीमीटर है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे, जो डाइपोल सेपरेशन है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि केस कौन सा लेंगे, व्हेन द डाइपोल इज शॉर्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन कौन सा, जब डाइपोल शॉर्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन कौन सी, जब डाइपोल शॉर्ट है। तो उसकी रिजल्ट हम यूज करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास दोनों रिजल्ट आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आपको ये सिर्फ घर जाके सोल्व करने हैं। इनका जो मैथमेटिक्स है वो सोल्व करना है, वैल्यू मैंने बता दी कैसे पुट करनी है, आपको सिर्फ सोल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको पैरामीटर का पता लगे आप तुरंत लिख लिया करो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर यानी कि 2a है 4 सेंटीमीटर। ओके, हैविंग चार्जेस प्लस माइनस, जो प्लस माइनस Q गिवन है वो कितना है 8 × 10⁻⁹ कोलम, प्लेस दैट 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस एंगल पर है, ये 60 डिग्री एंगल पर है। एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क ऑफ, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है कितना 4√3 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। 2 पैरामीटर आपको निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। मेरे ख्याल से देखिए न्यूमेरिकल आधा अपने आप सोल्व हो जाता है, न्यूमेरिकल आधा तो अपने आप ही सोल्व हो जाता है अगर आप सारे पैरामीटर यहाँ पे लिखोगे और क्या आपको निकालना है तो आपको पता लग जाता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो डाइपोल की सेपरेशन दे रखी है आपको, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं वो गिवन है आपको, थीटा की वैल्यू गिवन है आपको, टॉर्क गिवन है आपको। 2 पैरामीटर आपको निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, बताइए टॉर्क PE sin थीटा। ओके, E निकालना है आपको, तो E क्या आ जाएगा बताइए, टॉर्क अपॉन क्या आ जाएगा बताइए P sin थीटा। E निकालना बस यहाँ से निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे, टॉर्क व्हाट इज P, Q इंटू 2a। P क्या होता है, Q इंटू 2a इंटू साइन थीटा। टॉर्क गिवन है, कितनी गिवन है टॉर्क 4√3, टॉर्क का पता है आपको। Q गिवन है 8 × 10⁻⁹,
2a कितनी है 4 सेंटीमीटर, मीटर बनाने पड़ेंगे आपको, सारे पैरामीटर कन्वर्ट करने पड़ेंगे SI में। तो 2a कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60। तो सारे पैरामीटर आपको गिवन है, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो पहला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि वैल्यू आपको पुट करनी है और यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व आप कर लेंगे इसको। आप देखिए इधर दूसरा आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है याद हो आपको, U = -PE cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर दो रोटेशन नहीं दे रखे, इनिशियल एंगल नहीं दे रखा, फाइनल एंगल नहीं दे रखा, एक ही एंगल दे रखा है, तो यहाँ पर हमें θ2 - θ1 करने की जरूरत नहीं है। जिस एंगल पर रखा गया है सिर्फ वही एंगल आपको लेना है, यानी कि लिमिट यहाँ पर गिवन नहीं है। तो सिंपल जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा -PE cos थीटा। अगर रोटेशन की बात करते हैं हम, तो उस केस में θ1 गिवन होता, θ2 गिवन होता, तब आप क्या यूज करते हैं -PE cos θ2 - cos θ1। लेकिन यहाँ पर लिमिट्स नहीं है, सिर्फ एंगल पर प्लेस्ड है, तो वो एंगल आपको लेना है। तो रिजल्ट्स में क्या आएगा -PE cos थीटा। तो सोल्व आप कर सकते हो। P क्या होता है बताइए, P Q × 2A × E × cos थीटा। ओके, Q का पता है आपको कितना है, वही 8 × 10⁻⁹। 2A वही पता है आपको सेम, कितना 4 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट करेंगे आप। cos 60 कितना होता है 1/2, थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो सेकंड सेशन के न्यूमेरिकल थे ये भी आसान न्यूमेरिकल थे, ये भी दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों आप नोट करें, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करें, उसको रिवर्स करें, आप उसको देखें, आपको ये दोनों भी समझ में आ जाएंगे। तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर मिलता हूँ आपसे, मैं थर्ड सेशन के लिए मिलता हूँ। फिर भी मैं 2 न्यूमेरिकल और लेके आऊँगा आपके पास में, तो तब तक के लिए वेट करें आप। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब की बार मैं जो 2 न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आया हूँ, ये थर्ड सेशन है न्यूमेरिकल्स का। 4 हम कर चुके हैं, 5th और 6th हम यहाँ पे करेंगे। दोनों के दोनों जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल ध्यान से इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आपको करना है, एक एक पॉइंट इसका नोट करना है। तो देखते हैं इन 2 न्यूमेरिकल्स में ऐसा क्या खास है जो कि इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ये देखिए 1 मिनट के लिए। An electron falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field। इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ रहे हैं। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल कर रहे हैं, फ्री फॉल नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री फॉल करते इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेशन क्या होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में है और वहां से फॉल कर रहे हैं। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिव। किस तरफ फॉल करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए 1 मिनट के लिए, तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ से फॉल कर रहे हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। किस तरफ फॉल करेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ फॉल करेंगे। और किस डिस्टेंस के अलोंग फॉल कर रहे हैं, वो 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। क्या समझे, इस डिस्टेंस के अक्रॉस क्या अप्लाई कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डिस्टेंस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। और इसी डिस्टेंस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको कहाँ से कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वहाँ पर, देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि वैल्यू कितनी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, ये पहला स्टेप था, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, जब हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, पहला केस है ये। दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए अब की बार, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। ओके,
यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है, ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू सेम डिस्टेंस। अब क्यों प्रोटॉन फॉल कर रहा है, ई पॉजिटिव, पहले ई नेगेटिव फॉल कर रहा है, अब ई पॉजिटिव फॉल कर रहा है। लेकिन ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, डिस्टेंस वही है 1.5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस वही है सेम 1.5 सेंटीमीटर। क्या करना है आपको, कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में आपको टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फॉल निकालना है कि कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे और कितने टाइम में प्रोटॉन फॉल करेंगे। तो दोनों साइड्स का टाइम निकालने के बाद आपको उन दोनों टाइम्स को कंपेयर करना है, उनका कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिर दोबारा देखें आप क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है किसी रीजन में, ओके, और उस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फॉल करेंगे, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिव, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं, इस डिस्टेंस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं। जब डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, पहले इस तरफ थी फिर इस तरफ थी, तो प्रोटॉन फॉल करते हैं। सेम डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं तो प्रोटॉन फॉल करते हैं। दोनों की डिफ्लेक्शन क्या है, सेम है 1.5 सेंटीमीटर। तो दोनों केसेस में हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फॉल निकालना है कि T1 कितना होगा, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T2 टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। और दोनों टाइम्स निकालने के बाद दोनों टाइम्स का क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है। ओके, देखें एक मिनट के लिए। हम जानते हैं कि S क्या होता है, अगर डिफ्लेक्शन की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें और टाइम की बात करें तो इक्वेशन तो यही होती है बस। एस क्या होता है बताइए, ut प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर। ओके, लेकिन अगर आप देखें कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं या जहाँ से प्रोटॉन फॉल कर रहे हैं, पहले हम इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, दोनों साथ साथ नहीं करते, पहले ये कर लेते हैं, सिमिलरली ये हो जाएगा बिल्कुल। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे वहाँ पर u क्या होगा, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो S आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू AT स्क्वायर। ओके, तो पहला केस आपके पास समझ में आ गया आपको कि जो S है आपके पास वो क्या होगा, हाफ इंटू AT स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। अगर फ्री फॉल होता तो एक्सेलरेशन क्या होता, ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन एक्सेलरेशन फ्री फॉल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, तब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिंक हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास। तो वैल्यू पुट करें एक्सेलरेशन की, S इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास इनटू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। और आल्सो वी नो दैट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F अपॉन Q, तो F आपके पास क्या आ जाएगा, Q इंटू E। तो F की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, F की वैल्यू क्या है, Q इंटू E। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की क्या आ जाएगी, रिलेशन आ जाएगी। एक बार दोबारा देखें इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, ओके। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या होती है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं तो वेलोसिटी u क्या होगी, 0 होगी, तो s क्या होगा, हाफ इंटू AT स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है तो हम a को g नहीं ले सकते, हमें एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QV, तो QV बाई m इंटू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। तो पहला केस किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। देखें इधर, अब फर्स्ट केस किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम मान लेते हैं S1, क्या मान लिया हमने, S1। आगे बताइए, QE बाई बोलो 2m इंटू क्या मान लिया, T1 स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए मान लिया हमने। व्हाट इज S1 पता है आपको, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज Q, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नोट करें, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको कितनी, 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 का पता है। मास किसका, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31। क्लियर है। तो S का पता है, Q का पता है, E का पता है, 2 का पता है, M का पता है, क्या निकाल लोगे यहाँ से, T1 निकाल लोगे। और T1 किसका टाइम आएगा,
टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स की बात करें तो इसी को S2 मान लो और इसी को T2 मान लो। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे T1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे T1? S1 का पता है, Q का पता है, E का पता है, 2 का पता है, M का पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका T1 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में S2 वही है 1.5 S2, हाफ वही है, Q चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम, मास ऑफ द प्रोटॉन ये चेंज है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और ये यहाँ से क्या निकालेंगे T2, S2 गिवन है, हाफ का पता है, Q का पता है, E का पता है, M का पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे T2। तो व्हाट इज T2? टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन्स। और लास्ट में क्या कहता है क्वेश्चन कि कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या करना है आपको, टाइम ऑफ फॉल को कंपेयर करना है। तो जो T1 आएगा और जो T2 आएगा आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, T1 बाई T2 निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नोट करने के हैं मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के हैं, एक तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पता है तो आपको 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg। बाकी दोनों पे चार्ज तो सेम है ही, क्यों जो इलेक्ट्रॉन पे है वही किस पे, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। तो फिर देखें आप S क्या होता था, हाफ AT स्क्वायर, ओके। एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास, व्हाट इज फोर्स, QE बाई M इंटू टी स्क्वायर। तो S का पता है, Q का पता है, E का पता है, 2 का पता है, M का पता है, इलेक्ट्रॉन्स में पता है और प्रोटॉन्स में पता है, सभी पता है। अब इस इक्वेशन से T1 निकालें, इस इक्वेशन से T2 निकालें, ये किसकी इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए। यहाँ से T1 निकालें, यहाँ से T2 निकालें और दोनों का आप कंपेरिजन करें। कंपेरिजन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों केसेज में जो टाइम ऑफ फॉल है उसका रेशियो आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर लोगे सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, आप इसको दोबारा देखें, इस वीडियो को रिवर्स करें, बार बार इसको देखें आप। और समझ में आने के बाद एक बार खुद भी सोल्व करें आप बिना कॉपी किए हुए। ये रिजल्ट मैं रख लेता हूँ क्योंकि काम आएगा इसमें। मैं इसको लिख लेता हूँ कि S इज इक्वल टू 1/2 Q बाई M E इंटू टी स्क्वेयर, ये मैं लिख लेता हूँ इसको। देखें आप 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, वी हैव ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, न्यूमेरिकल नंबर 6 था ये। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और 3 चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से मूव कर रहे हैं, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और 3 जो चार्ज पार्टिकल हैं 1, 2 और 3 इसमें से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है किसका, थर्ड का दिखाया गया। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ये क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वी हैव 3 चार्ज पार्टिकल्स प्रोपेगेटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में 3 चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट भी डिफ्लेक्ट होता है, सेकंड भी डिफ्लेक्ट होता है और थर्ड भी डिफ्लेक्ट होता है। मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो थर्ड पार्टिकल का दिखाया गया है डायग्राम के अंदर भी और स्टेटमेंट के अंदर भी। तो क्या बताना है आपको, आपको क्या बताना है कि तीनों पे चार्ज कितना होगा, तीनों पे चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है वो बताना है, सेकंड पे कौन सा चार्ज है वो बताना है, थर्ड पे कौन सा चार्ज है वो बताना है, और लास्ट में क्या बताना है कि किसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा है, किस चार्ज पार्टिकल का, यानी कि फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का, किस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज बाई मास रेशियो है E बाई M, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज बाई मास का जो रेशियो होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो तीनों पार्टिकल्स में से किसका जो चार्ज बाई मास रेशियो है वो ज्यादा है, वो आपको बताना है, ओके। समझ गए क्वेश्चन आप। अब देखें आप, तो पहला पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, फर्स्ट पार्टिकल अगर आप देख पा रहे हो तो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब फर्स्ट पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ। सेकंड भी जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो सेकंड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन थर्ड जो चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है नेगेटिव की तरफ, तो जाते कौन है नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अब तीनों पे जो चार्ज है पता लग गया आपको। अब क्या कहता है कि गिव द, क्या कहते हैं, इफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ इज ऑफ द पार्टिकल 3, अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थर्ड पार्टिकल का है तो ये बताना है कि इन तीनों में से किसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। अगर इसको आप देखें इस इक्वेशन को, तो ये हम कर चुके हैं, 2 मिनट पहले कर चुके हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके डायरेक्टली है, बताइए, चार्ज बाई मास के। Okay, from this equation we can say that displacement is directly proportional to charge by mass। और ये देखें कि किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, थर्ड का। स्टेटमेंट में भी गिवन है और दिखा भी रखा है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और जो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो किसका है, थर्ड पार्टिकल का है। तो जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी पार्टिकल का जो चार्ज बाई मास रेशियो है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पार्टिकल थर्ड हैज मैक्सिमम चार्ज बाई मास रेशियो, इट मींस पार्टिकल थर्ड हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक चार्ज। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो 6 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, और लास्ट सेशन के लिए मैं 2 मिनट बाद आपके पास फिर मुलाकात होगी, 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आपके पास आता हूं। तो लास्ट सेशन के लिए वेट करें, ठीक है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और लास्ट सेशन के साथ आपके पास आया हूं 2 और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ, न्यूमेरिकल नंबर 7th एंड 8th। ये दोनों न्यूमेरिकल्स करने के बाद मेरे ख्याल से हर टाइप के आप जो न्यूमेरिकल्स है वो कर चुके होंगे, और ये जो आपका चैप्टर है सेकंड पार्ट फर्स्ट यूनिट का, वो विद न्यूमेरिकल आज कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 9th। तो हम उसके समाप्ति पर हैं, उसके कंप्लीशन पर हैं। तो देखते हैं 7th और 8th न्यूमेरिकल्स। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। मैं आप इसको समझें डायग्राम को पहले तो आप, कि आपके पास 2 डाइपोल्स दे रखी हैं। ओके, एक तो ए बी डाइपोल है और दूसरा डाइपोल आपके पास क्या है, सी डी डाइपोल है। ओके, वी हैव 2 डाइपोल्स ए बी एंड 1 इज सी डी। डायरेक्शन डाइपोल की होती है माइनस से प्लस क्यू, तो ये जो डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस क्यू, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या मान लिया, P1। और क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने, हालांकि मैं बता रहा हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों दे रखे हैं सेम, यानी कि P1 भी P के बराबर होगा और P2 भी P के बराबर होगा। दूसरा जो डाइपोल है, दूसरा डाइपोल CD दे रखा है, CD। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये डाइपोल और ये डाइपोल, ओके, ये डाइपोल और ये डाइपोल दोनों इक्विवेलेंट हैं, यानी कि P1 ये भी P के बराबर है और P2 भी P के बराबर है। एंड यू हैव टू फाइंड, पहला केस है, यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। कब, जब दोनों डाइपोल्स 120 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। ओके, देखें इधर, ये देखें इधर, दोनों जो डाइपोल्स हैं आपके, ये देखिए, वो 120 डिग्री पर क्या है, इंक्लाइंड है। तो ऐसे केसेस में क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो फिर देखें आप 1 मिनट के लिए, एक डाइपोल मोमेंट तो ए बी है, ए से लेकर बी, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। दूसरा डाइपोल आपके पास सी डी है, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, दूसरे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और दोनों डाइपोल मोमेंट आपस में 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है। एंड यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ये आपको निकालना है, रिजल्टेंट निकालना। ओके, तो रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, पता है आपको, पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार, ट्राइंगल लॉ के अनुसार कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट। देखें इधर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, दोनों डाइपोल मोमेंट सेम है, तो P1 भी P होगा और P2 भी P होगा। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, 2P1 P2 cos 120 डिग्री। ओके, तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा
पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट क्या होता था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वही बात यहाँ पर है कि p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos थीटा। p1 भी p के बराबर है, p2 भी p के बराबर है, और कितना एंगल है 120 डिग्री। cos 120 कितना होता है -1/2। तो क्या आएगा देखिए इधर आप, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर और -1/2 कट जाएगा 2 से 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ p स्क्वायर। सोल्व करोगे तो p आ जाएगा। तो पहला आंसर आपके पास आ जाएगा कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर होगा, आपका p के बराबर होगा। ओके, तो ये सिंपली आप कर लोगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे यहाँ पर, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 120 -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस p स्क्वायर से प्लस p स्क्वायर 1 कट जाएगा, 1 2 सिर्फ हमारे पास 1 रह जाएगा, तो p स्क्वायर रह जाएगा, p स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ओके, तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा कि जो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, p आ जाएगा आपके पास। समझ गए आप। सेकंड देखें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क भी आपको निकालनी है, कब, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। थीटा भी निकालना पड़ेगा और आपको टॉर्क भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे टॉर्क, टॉर्क निकालनी है आपको। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, PE sin थीटा। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, PE sin थीटा। ये तो आपके पास क्या है P, ये क्या है E। थीटा कितना निकालोगे, ये 120 है, क्या है ये 120। रिजल्टेंट है तो ऊपर भी कितना होगा 60, नीचे भी कितना होगा 60, लेकिन ये 90 का है। अगर ये 90 का है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ये बताइए कितने का बचेगा, ये 90 का है, रिमेनिंग कितने का बचेगा 30 डिग्री का। कैसे बचेगा, टोटल कितना है, सुनो टोटल कितना है 120, रिजल्टेंट निकाल दो, ये भी 60, ये भी 60, ये 90 का था, ये 90 का था, तो 60 है ये, तो इतना कितना बच जाएगा आपका 30 बच जाएगा। ये बातें बताने की होती नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं मैथमेटिक्स में, उनके लिए बता रहे हैं। तो थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री है। तो टॉर्क निकालनी है, बताइए टॉर्क कैसे निकालोगे। व्हाट इज P, P तो P है, रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट है वो भी किसके बराबर आया है, P के बराबर आया है, तो P तो P है, E भी E है, लेकिन जो थीटा है वो कितना है आपके पास 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो टॉर्क क्या आ जाएगी आपके पास PE/2 आ जाएगी। ओके, और जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पता है आपको, PE sin थीटा। PE sin थीटा हम क्या लिखते हैं बताइए, P क्रॉस E या P डॉट E, P क्रॉस E। और क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार क्या होता है कि जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो तीसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, P क्रॉस E के। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन है, ये क्या उसका मैग्नीट्यूड है। तो उम्मीद करता हूँ कि 7th जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आसान समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। आपको दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, क्या क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ओके, कितना एंगल था 120, पैरेललोग्राम लगा दिया आपने, P आ जाएगा आंसर। सेकंड केस में क्या निकालनी थी आपको, टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है आपको टॉर्क का, क्या होता है PE sin थीटा। थीटा कितना है आपके पास बताइए, थीटा कितना है आपके पास, थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू आप पुट करें, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। ओके, लास्ट देखिए न्यूमेरिकल, फिर आपको फ्री करते हैं। देखिए इधर लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये जो 8 न्यूमेरिकल करवाए हैं मैंने, 8 के 8 न्यूमेरिकल्स आप नोटबुक में नोट रखें, और जब भी इस यूनिट की बात आए तो इस न्यूमेरिकल्स को आप जरूर करें, इनको जरूर आप सॉल्व करें। देखें इधर डाइपोल मोमेंट गिवन है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल आपके सामने। डाइपोल मोमेंट गिवन है 10⁻⁻20 लाइन, लेकिन ये किसके लिए, 1 मॉलिक्यूल्स के लिए है, और एनर्जी आपको निकालनी है n मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻29 है। तो जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। एक बार चेक भी कर लेना आप, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है
एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है 10⁻⁻29। एन मॉलिक्यूल का निकालना आपको, ये एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल लिया है यहाँ पर। बच्चे यहाँ पर सिंपली 10⁻⁻29 लेके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एन मॉलिक्यूल्स के लिए आपको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो दिस इज द टोटल डाइपोल मोमेंट फॉर द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के लिए 10⁻⁻29, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इनटू एवोगैड्रो नंबर आपके पास आ जाएगा, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितनी 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। एक चीज और पढ़िए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखिए आप, स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया गया है, स्टार्टिंग में अज्यूम किया गया है कि 100% पोलराइजेशन है। एनर्जी निकालनी है आपको। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, U = -PE cos θ2 cos θ1, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पता है आपको। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 100% पोलराइजेशन है, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपस में पैरेलल है। 100% पोलराइजेशन अगर गिवन है, इसका मतलब कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल होंगे तो इनिशियल जो एंगल होगा θ1 वो कितना होगा आपका 0 डिग्री होगा। कितना होगा 0 डिग्री। और जहां तक रोटेट किया गया है, कहां तक रोटेट किया गया है 60 डिग्री एंगल तक रोटेट किया गया है, तो इसका मतलब θ2 कितना होगा आपके पास 60 डिग्री होगा। ये एक बार दोबारा समझें क्योंकि न्यूमेरिकल आगे बहुत ही आसान है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। डाइपोल मोमेंट गिवन है 10⁻⁻29 फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, बट फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दी हुई है 10⁻6 दी गई है यहाँ पर, ओके। एक और चीज यहाँ पर बताई गई है कि सपोज करना है आपको कि स्टार्टिंग में जो पोलराइजेशन था वो 100% था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट 100% आपस में क्या थे, पैरेलल थे। कितना एंगल था उनके बीच में 0 डिग्री एंगल था, ठीक है। तो θ1 कितना होगा 0 डिग्री, और जहां तक रोटेट किया गया है वो कितना एंगल होगा आपके पास 60 डिग्री होगा। तो तब आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, हीट एनर्जी निकालनी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो डाइपोल मोमेंट एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इनटू एन हो जाएगा, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इनिशियली 100% पोलराइजेशन, यानी कि इनिशियल जो एंगल है वो कितना होगा 0 डिग्री होगा, और जहां तक रोटेट किया गया वो कौन सा एंगल होगा θ2 एंगल होगा। तो सारे पैरामीटर आपके पास गिवन है, यहां से आप u निकाल दोगे तो u क्या आ जाएगा बताइए -p। व्हाट इज p 10⁻⁻29 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये तो p हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। आगे चलें आप, cos θ2 कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, माइनस cos θ1 कितना है 0 डिग्री। तो सारे पैरामीटर्स आपको पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, u निकाल लेंगे। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा, जूल में आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 8 न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। 8 न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको दोबारा देखें, इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल नहीं किए तो फिजिक्स आपकी इनकम्प्लीट होगी। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे कंसेप्चुअल नहीं कर रहे हैं, तो जो आगे जो कंपटीशन के एग्जाम होंगे वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बच्चों से कि न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें, कंसेप्चुअल पे फोकस करें, क्योंकि ये मेन फोकस है, मेन पॉइंट है फिजिक्स का, ये यहाँ पर आप जरूर ध्यान दें। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप जरूर ध्यान देंगे, मेरी बातों को सुनेंगे आप। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे ब्रेक लेता हूँ, जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।